हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। तो आज मैं 12th क्लास के बच्चों का जो मैंने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करवाया था, तो उसको मैंने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करवाया था। आज मैं उसका सेकंड पार्ट लेके आ गई हूँ। हिस्ट्री के चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ मैं। तो आज हम क्या कवर करने वाले हैं वो जान लेते हैं। तो देखिए, आज हम क्या करने वाले, सामाजिक विभिन्नताओं का अवलोकन करेंगे कि समाज में किस प्रकार की विभिन्नताएं थे, उसके बारे में पता कैसे चला कि समाज में विभिन्नताएं हैं। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं कि समाज में विभिन्नताएं किस प्रकार से थी। ठीक है, तो समाज में विभिन्नताएं हम किस प्रकार से जानते हैं, चीजों के, यानी शव होते हैं, क्या शव होते हैं। ठीक है, शवों को देखते, शव की जो गर्तें होती हैं, क्या शव की गर्तों को देखा जाता है। मान लीजिए ये एक शव है, ठीक है, ये उसकी गर्त है, गर्त की चुनाई की गई है, बहुमूल्य चीजें रखी गई हैं, साथ में उपयोगिताओं की चीजें रखी गई। क्योंकि हड़प्पा वासी जो है पुनर्जन्म पर ये माना जाता है, या तो वो पुनर्जन्म पर विश्वास करते थे, या तो वो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद जो शव है वो गर्त में इसका उपयोग करेगा, इन वस्तुओं का उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये माना जाता है, ठीक है, अनुमान लगाया जाता है, या तो वो पुनर्जन्म को मानते थे, या तो ये मानते थे कि मृत्यु के बाद जो शव है, ठीक है, वो अपनी गर्त में इसका उपयोग करेगा। ठीक है, तो ये है। इसके अब मान लीजिए जो हड़प्पा वासी हैं, ठीक है, उसमें एक राजा की मृत्यु हुई, राजा के शवों की बहुत अच्छे तरीके से चुनाई की जाती थी। क्या की जाती थी? बहुत अच्छी तरीके से चुनाई कर दी गई। ठीक है, और उसके साथ बहुमूल्य चीजें रख दी गई। क्या रख दिया गया? फ्योन्स रख दिया गया। क्या रख दिया गया? फ्योन्स रख दिया गया। ठीक है, फ्योन्स जो है वो बहुत ही महंगा पदार्थ होता है, बहुत ही दुर्लभ पदार्थ होता है। ठीक है, ये रेत को, बालू को पीस के चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से बनता है। ठीक है, चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण से इसे बनाया जाता है। इसे बनाने में बहुत लंबे चढ़ने से गुजरना पड़ता है, बहुत लंबे समय के बाद, बहुत लंबी अवधि के बाद इसका निर्माण होता है, फ्योन्स का निर्माण होता है। तो वो दुर्लभ चीजें रख दी जाती थी। ठीक है, जैसे कि हो गया सोना, तांबा, ठीक है, इन सब चीजों का, यानी मान लीजिए मृतभांड रख दिए गए, औजार रख दिए गए, इन सब चीजों को किसमें, कब्र में रख दिया गया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो एक राजा का शव है। ठीक है, उसी प्रकार से मान लीजिए एक साधारण व्यक्ति है, उसके शव की चिनाई नहीं की गई है, उसे इसी प्रकार से उसके शव को रख दिया गया है। बस तांबे की कुछ चीजें जो है, मृतभांड जो है, यानी बर्तन जो है, वो रख दिए गए हैं, जो कि वो उपयोग करेगा अपने मृत्यु के बाद के जीवन में। ठीक है, तो इससे पता मिलता है कि ये विभिन्नता है। क्या विभिन्नता है? कि ये अमीर है और ये गरीब है। क्या ये अमीर है और ये गरीब है? ये अमीर का शव है, ये अमीर की गर्त है, ये गरीब की गर्त है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हड़प्पा वासी थे वो बहुमूल्य चीजों को गर्तों में डालना नहीं मानते थे, वो सिर्फ रोजमर्रा की चीजों को ही डालते थे गर्तों के अंदर। ठीक है, जो कि इंसान रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करता था। ठीक है, परंतु इसी प्रकार से हम मिस्र की बात कर ले, ठीक है, मिस्र की बात कर ले, तो मिस्र में क्या होता था? मिस्र में ये किस प्रकार से करते थे वो बताती हूँ आपको मैं। मिस्रवासी, ठीक है, मिस्रवासी क्या मानते थे? तो ये उनका पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है, त्रिकोण प्रकार का होता था। ठीक है, इसके अंदर गर्तों को रखा जाता था। ठीक है, शवों को उनकी गर्तों में रखा जाता था, और बहुत ही बहुमूल्य यानी दुर्लभ विलासिता की वस्तुएं रखी जाती थी, जिन्हें बनाना बहुत ही चरणों से गुजरना पड़ता था, बहुत महंगी होती थी। उन वस्तुओं को किस में रखा जाता था? जो हमारी मिस्र की जो गर्तें हैं उसके अंदर दुर्लभ चीजों को रखा जाता था। ठीक है, और ये जो है बहुमूल्य चीजों को रखने में बहुत विश्वास करते थे। कौन? हमारे मिस्रवासी। परंतु हड़प्पा वासी जो है, जो रोजमर्रा के जीवन की उपयोगिता की वस्तुओं को रखते थे। ठीक है, तो ये है हमारे मिस्रवासियों के बारे में। तो ये समझ आ रही होगी सामाजिक विभिन्नता किस प्रकार से देखी गई, ये पता चल जाता है। अगर हम कब्रों को देखते हैं तो ये पता चलता है कि उस समय भी विभिन्नताएं मौजूद थी, यानी उस समय भी अमीर गरीब होते थे। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद क्या है? शिल उत्पादन के विषय में जानकारी। अब हम ये जानते हैं कि होता क्या है शिल उत्पादन। देखिए क्या है हमारा, देखिए शिल उत्पादन में होता क्या है, शिल उत्पादन के केंद्र में होता क्या है। मान लीजिए कि मनकों का निर्माण करना है, मनकों के निर्माण करने में हमें कार्नेलिया, जिस पर, ठीक है, लाजवद मणि, ठीक है, जो तांबा, रागा हो गया हमारा, टीन, इन सब चीजों का, ठीक है, तांबा, रागा, टीन और शंख का, इन सब चीजों का उपयोग करके जो है मनके बनाए जाते थे। यानी मनके जो है इन सब चीजों से बनाए जाते। मनके हमारे ज्यादातर गोलाकार होते थे। ठीक है, परंतु ये कई प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, जो गोलाकार, चक्राकार, बेलनाकार, खंडित, ठीक है, इस प्रकार के होते थे। इस प्रकार
प्रकार से बनाए थे। परंतु वर्तमान में हम लोग क्या करते हैं, हम जाते हैं ये गोलाकार जो होते हैं मोती वही पहनते हैं अपने गलों में ना, तो ये होता है। परंतु उस टाइम जो है वो कई प्रकार के बेलनाकार, गोलाकार, खंडित इस प्रकार के होते थे। ठीक है, क्या हमारे मन के होते थे। ठीक है, क्या होते थे, मन के होते थे हमारे। उसके शिल्प उत्पादन के बारे में पता कैसे चलता है, जो पुरातात्विक होते हैं। कौन हमारे पुरातात्विक होते हैं, पुरातत्व का, ठीक है, उपयोग करके, पुरातात्विक पुरातत्व स्रोतों का उपयोग करके फिर पता करते हैं कि उस टाइम क्या था, किस प्रकार से हम पता करें कि वो शिल्प उत्पादन का केंद्र था। ठीक है, तो शिल्प उत्पादन के केंद्र के लिए क्या करते थे पुरातात्विक, मान लीजिए कि एक शिल्प उत्पादन का केंद्र है, वहां पे हमें विस्तृत पिंड हो गया, पूरा शंख हो गया, ठीक है, जो हमारा कूड़ा करकट हो गया शिल्प उत्पादन का। ठीक है, शिल्प उत्पादन कूड़ा करकट क्या होता है, मान लीजिए कि इस चीज का निर्माण किया गया, जो उसके छोटे छोटे कण, एकदम छोटे छोटे कण जो हैं, उन्हें हम उसका उपयोग तो कर नहीं सकते हैं किसी चीज को बनाने के लिए, तो उसका उपयोग क्या किया हमने, उसे हमने उसी जगह त्याग दिया। त्याग दिया गया माल भी कहा जाता है, उसे कूड़ा करकट भी कहा जाता है। ठीक है, तो उसे वहीं छोड़ दिया गया। अब उससे क्या है कि वो हजारों साल के बाद जब हम पुरातात्विक चीजों को जानेंगे तो पता चल जाएगा कि उस टाइम कोई शिल्प उत्पादन का केंद्र था। इसी प्रकार से हड़प्पा के साथ भी हुआ कि हमारे पुरातात्विकों ने बताया कि यहाँ पे उन्हें पिस्तित शंख मिले, ठीक है, पूरा शंख मिला, ठीक है, इन सब चीजों का अवशेष मिले। जब उन्हें वहां पे त्याग दे गए माल के अवशेष मिले तो ये पता चल गया कि क्या वो शिल्प उत्पादन का केंद्र भी था। नागेश्वर बालाकोट से जो है वो क्या मिलता था, हमें शंख प्राप्त होता था नागेश्वर बालाकोट से। ठीक है, तो ये चीजें थी। अब उसके आगे हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं वो देखते हैं। देखिए, तो इसमें देखिए क्या करेंगे, इसमें हम जो है सुदूर क्षेत्र से संपर्क, ठीक है, यानी सुदूर क्षेत्र क्या होते हैं, यानी दूर दूर संपर्क करना, अभियान भेजना और चीजों को प्राप्त करना। ठीक है, कच्चे माल को प्राप्त करना। कच्चा माल क्या होता है वो जानते हैं, क्या हमारा कच्चा माल। देखिए, कच्चा माल जो है हमें स्थानीय स्तर पर यानी कि कुछ जगह यानी हमें जो है आसानी से मिल जाता है। ठीक है, मिट्टी वगैरह जो है हमें आसानी से मिल जाती है कुछ चीजें तो, परंतु कुछ चीजों के लिए जैसे कि हमारा तांबा ओमान से मंगाया जाता था, खेतड़ी से मंगाया जाता था, दक्षिण भारत से सोना मंगाया जाता था, और जो हमारा शोतु घई है उसे नीले रंग के लाजत मणि मंगवाए जाते थे, कार्नेलिया मंगवाया जाता था। इन सब चीजों को प्राप्त किया जाता था क्या, दूर दूर अभियान भेज के, दूर दूर अभियान भेज के हम संपर्क कर रहे हैं, संपर्क करके हम क्या है उन चीजों को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जब ये क्या है इसी को बोलते हैं कच्चे माल को प्राप्त कर लिया, उसके बाद ही तो हम व्यापार करेंगे, तब तो शिल्प उत्पादन में कार्य आरंभ होगा, है ना। तो ये होता है हमारा क्या, सुदूर व्यापार। अब रहस्यमयी लिपि को जानते हैं कि रहस्यमयी लिपि क्या है। तो देखिए, हड़प्पा की जो लिपि है उसे एक रहस्यमयी लिपि का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है, जो हड़प्पा की लिपि, क्या हड़प्पा की लिपि, हड़प्पा की जो लिपि है, ठीक है, उसे जो है रहस्यमयी, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, उसे रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। हड़प्पा की लिपि को क्या बोला जाता है, रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। ठीक है, ये वाला पॉइंट करवा रही हूँ 4th। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हड़प्पा की लिपि में जो चिन्हों की संख्या थी, ठीक है, वो हमारी 375 से लेकर 400 थी लगभग। ठीक है, तो उसके बाद ये जो है ये ना हमारी किस प्रकार से लिखी जाती थी, ये हमारी दाई से बाईं ओर लिखी थी, क्योंकि हमारा दाईं ओर जो है वो सूक्ष्म अंतराल और बाईं ओर जो है वो विशेष अंतराल यानी ज्यादा गैप है। ठीक है, ठीक है, तो व्यापक रूप से अंतराल देखने के लिए मिलता है। ये बताता है कि दाईं से बाईं ओर चीजों को लिखते थे। ठीक है, तो हड़प्पा वासी। अब रहस्यमयी लिपि की बात करते हैं हम। ठीक है, यह हड़प्पा की लिपि जो लिपि थी उसकी विशेषता बताई है मैंने कि उसमें क्या क्या था। अब उसके हम रहस्यमयी की, क्योंकि इस लिपि को अभी तक पढ़ने में पुरातात्विक सक्षम नहीं है। ठीक है, इसे अभी तक जो है पुरातात्विक पढ़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए रहस्यमयी लिपि की संज्ञा दी जाती है इसे। ठीक है, तो इसीलिए इसे क्या बोलता है, हड़प्पा की लिपि को रहस्यमयी लिपि कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे वो देखते हैं हम। तो देखिए, सभ्यता का अंत। अब जो है हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है हमारी इतनी विस्तृत सभ्यता, इतनी व्यापक सभ्यता है, उसका अंत कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या जानेंगे हम, अंत जानेंगे। क्या जानेंगे हम, अंत जानेंगे, हड़प्पा का अंत। तो देखिए, कुछ लोग मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता यानी कि ये कुछ स्तर पे तो सही है, ठीक है, कि हड़प्पा पतन हो जाए, परंतु पूरे इतने बड़े हड़प्पा के लिए ये सही कथन नहीं है। ठीक है, यह माना जाता है कि भूकंप आने के कारण, ठीक है, प्राकृतिक आपदा के आने के कारण, बाढ़ आने के कारण, सूखा पड़ने के कारण, अयोग्य शासक के कारण, क्या अयोग्य शासक होगा तो शासन अच्छे से नहीं करेगा, धीरे धीरे साम्राज्य का पतन होने लगेगा। ठीक है, तो ये माना जाता है कि धीरे धीरे इसी की वजह से हड़प्पा का पतन हुआ। परंतु हड़प्पा इतना व्यापक था, उसका पतन हम कुछ क्षेत्रों में मान सकते हैं, परंतु पूरे बड़े से हड़प्पा में, इतने विशाल
फिलहाल हड़प्पा में नहीं मान सकते हैं, ठीक है, इसे लेकर मतभेद देखने के लिए मिलते हैं विद्वानों में। उसके बाद क्या है हमारा, ये हो गया उसका अंत, हड़प्पा का अंत किस प्रकार से हुआ, ठीक है। हड़प्पा का अंत जो है हमें 1900 ईस्वी, कब, 1900 ईस्वी में, ठीक है, ईस्वी में देखने को मिलता है हड़प्पा का अंत, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं कि क्या है हमारा टॉपिक नेक्स्ट, ठीक है। तो देखिए इसके बाद हैगा हमारा धार्मिक विशेषताएं, ठीक है, यानी हम धार्मिक विशेषताओं को जानेंगे कि हड़प्पा वासी जो है धर्म में किसकी उपासना करते थे, ठीक है। तो जो हड़प्पा वासी हैं वो प्रकृति, क्या, प्रकृति, ठीक है, प्रकृति की उपासना करते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है मातृ देवी, कौन, हमारी मातृ देवी, ठीक है, मातृ देवी की पूजा करते थे। उसके बाद हमारा आता है अर्ध शिव, क्या, अर्ध शिव की उपासना करते थे हड़प्पा वासी, ठीक है। हमें जो मोहनजोदड़ो से एक की मूर्ति मिलती है जिसे पुरोहित राजा की संज्ञा दी जाती है, वो क्या है, अपने वो बैठा हुआ है, ठीक है, ये योगी की मुद्रा में बैठा हुआ, उसका एक हाथ जो है उसके घुटनों पर है, ठीक है। तो ये बोला जाता है कि वो पुरोहित राजा है, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है प्रकृति, मैंने आपको ये बता दिया कि वो किसकी पूजा करते थे, ठीक है, धार्मिक विभिन्नताएं क्या थी, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे यहाँ से टॉपिक खत्म होता है, परंतु मैं ये बताती हूँ कि हड़प्पा में ये माना जाता है, शासकों के बारे में माना जाता है, ठीक है, कि हड़प्पा जो है इतना बड़ा था, ठीक है। तो उसमें हमें जो है कि एक शासक था कि बहुत सारे शासक थे या कोई शासक नहीं था। कुछ विद्वान ये बोलते हैं कि हड़प्पा में कोई शासक नहीं था, सभी की समान स्थिति, ये होना संभव ही नहीं है। जब हमने गर्तों के अंदर अंतर देखे, कोई अमीर होता था, कोई गरीब होता था, किसी के अंदर बहुत बहुमूल्य चीजें होती थी, ठीक है, विलासिता की चीजें होती थी, तो कुछ में जो है हमें नॉर्मल चीजें देखने के लिए मिलती हैं, रोजमर्रा की जिंदगी की चीजें देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। तो ये तो हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पे कोई शासक नहीं था। दूसरा ये माना जाता है कि हड़प्पा में, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में विभिन्न शासक थे, बहुत सारे शासक थे, ठीक है, जो कि शासन करते थे। तो ये भी हमारा संभव नहीं, क्योंकि हमें जो ईंट है, क्या है हमारी ईंट के अनुपात में समानताएं देखने के लिए मिली है, क्या, ईंट के अनुपात में समानताएं देखने के मिली है, वो पूरे के पूरे साम्राज्य में। हड़प्पा इतना बड़ा है, ईंट के अनुपात में समानताएं देखना, यानी ये माना जाता है कि वहां पे एक ही शासक था। परंतु ज्यादातर लोग इसी को ज्यादातर महत्व देते हैं कि एक ही शासक था, परंतु ये अभी भी एक रहस्यमय का कारण है, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर पूरा का पूरा यहीं पर समाप्त होता है। आई होप डू यू लाइक माय वीडियो, डू यू वांट टू मोर वीडियो रिलेटेड टू स्टडी, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब सलोनी वर्मा स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच।